आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश करा है। ये बजट कई मायनों में अभूतपूर्व है। सब में पहले ये इसलिए अभूतपूर्व है क्योंकि हमारी वित्त मंत्री इस बजट में और भी बहुत कुछ कर सकती थी, परंतु उन्होंने कम करा है, फिर भी इतना ज़्यादा करा है। जैसे कि लिए वो ये प्रावधान कर सकती थी कि जो हमारा टैक्स का उन्होंने अनुमान लिया है वो काफ़ी कम लिया है, जो वास्तविकता से काफ़ी कम है। फिस्कल ईयर 21-22 के लिए उन्होंने जो अनुमान लगाया है टैक्स का, टोटल टैक्सेस का, राजस्व प्राप्ति का, वो लगाया है 17 लाख करोड़ करीब। परंतु जिस हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है ये 21 लाख करोड़ को आराम से पार कर जाएगा या 21 लाख करोड़ से थोड़ा कम रहेगा। मेरा कहने का मतलब है जो टैक्स की उनने उम्मीद करी है ये 3-4 लाख करोड़ उससे ज़्यादा होगा। तो ये जो 3-4 लाख करोड़ है ये फिस्कल डेफिसिट को अपने आप 1-1.5% कम कर देगा। जो फिस्कल डेफिसिट इस साल के लिए बताया गया है, करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, सन 2021-22 के लिए वो 6.9% बताया गया है, वो अपने आप 5.5 से 6 के बीच में आ जाएगा। वित्त मंत्री चाहती तो टैक्स को, राजस्व का कलेक्शन है वो उम्मीद बता सकती थी कि इस साल 21 करोड़ होगा तो अगले साल 25-26 करोड़ होगा, जो कि होगा। हमारी टैक्स बायोएंसी बहुत है। ये टैक्स बायोएंसी क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा राजस्व हो रहा है, अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो हमारी वित्त मंत्री क्या कर सकती थी कि जो उनका टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी 3-4 लाख करोड़ से बढ़ा सकती थी। 3-4 लाख करोड़ से अगर वो एक्सपेंडिचर बढ़ा देती तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब जो 7 लाख करोड़ का है, 7 लाख करोड़ कुछ का है, वो 11 लाख करोड़ का हो जाता। और जब वो 11 लाख करोड़ का हो जाता तो हमारी ग्रोथ आराम से डबल डिजिट्स में चली जाती। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिव एक फिगर लिया है जो कि अगले साल के लिए कम से कम 3-4 लाख करोड़ जो टैक्स है वो ज़्यादा होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो 6-7 वर्षों से इस सरकार ने जो काम करा है, ये जो सरकार जीएसटी लाई है, फिर जीएसटी को स्टेबलाइज करा है, तो जीएसटी का लाने का मेन पर्पस ये था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़े, कोअर्शन घटे, जो ब्लैक करना चाहते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज हो, उनके लिए डीमेरिट हो, टैक्स भरने वाले को मेरिट हो, उसके लिए एडवांटेज हो। और यही सब अब इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। तो ये आगे भी ये वन ऑफ नहीं है, ये अब ट्रेंड चलता ही रहेगा। ये पिछले साल जो 6-7 साल में जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं ये सब उनका नतीजा है। तो इसी प्रकार सन फिस्कल ईयर 2022-2023 में जो कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया 6.4%, मुझे पूरी आशा है वो 5-5.5% पे आ जाएगा अगर ये सरकार एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाती है। तो दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने अगले साल के लिए ग्रोथ टारगेट भी बहुत कम रखा है। आईएमएफ कहता है कि हमारा भारत 9% की दर से सन 2022-23 में वृद्धि करेगा, जबकि हमारी माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि 8-8.5% से करेगा। ये ज़्यादातर देखा गया है लॉन्ग रन में कि जो आईएमएफ प्रेडिक्ट करता है भारत उससे ज़्यादा ही ग्रो करता है। ये लोगों का अनुमान हमेशा कंजर्वेटिव होता है। ये वित्त मंत्री ने क्यों करा है, क्योंकि वित्त मंत्री क्या करना चाहती है, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, कम से कम वायदा और ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाना। दूसरा ये है, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ अगर टैक्स बायोएंसी बढ़ती है, जो कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और हमारी ग्रोथ आराम से डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगी। तीसरे जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है वो 65,000 करोड़ का रखा गया है, जो कि बहुत कम है। अभी हम देख रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो एलआईसी का जब आईपीओ आएगा, जो कि मार्च के बाद ही आ पाएगा जिस हिसाब से हालत चल रहे हैं, तो वो आईपीओ करीब 1,80,000 करोड़ का होगा। और भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको डाइवेस्ट करा जाएगा तो 2-2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू आराम से प्राप्त हो जाएगा, जो कि फिस्कल डेफिसिट कम करने में सहायता करेगा। मैं ये चाहता था कि वित्त मंत्री अपना
टैक्स का टारगेट है वो एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चलती और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती, फिस्कल डेफिसिट को उतना ही रहने देती, अपनी प्राप्तियां अधिक दिखा के और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छी ग्रोथ होती। अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा है परंतु उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट काफ़ी बड़ा है तो फिस्कल डेफिसिट कोई मैटर नहीं करता। संसार के सारे देशों में इन दिनों फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है और जब ये वर्चुअस साइकिल चलती है कि हम ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट लेते हैं और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और डिनोमिनेटर इफेक्ट के कारण फिस्कल डेफिसिट नीचे आता जाता है। ग्रोथ बढ़ती है तो फिस्कल डेफिसिट घटता है और जब फिस्कल डेफिसिट घटता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और पैसा बचता है, तो ये एक वर्चुअस साइकिल बन जाती है। तो वित्त मंत्री ने चलिए ऐसा नहीं करा, कोई बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में जो 3-4 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ का अगर हम डाइवेस्टमेंट को मिला लें अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, उसको सरकार पीएलआई स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही स्वर्ण काल होगा जो अगले 4-5 साल होंगे। ये जो एकदम से सारी चीज़ें आई हैं जबकि पूरा चाइना है वो भी ग्रोथ में हर चीज़ में पिछड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी बस्ट होने के कगार पर है। वहाँ पर एक प्रॉपर्टी बबल है जो $50 ट्रिलियन का है, जिसकी कि एवरग्रांडे कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी थी चाइना की वो अभी बस्ट हुई है। उसका जो टॉप प्रॉपर्टी कंपनीज हैं वहाँ की वो अपना कर्ज देने में पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पा रही हैं। इसीलिए चाइना में सप्लाई चेन डिसरप्शन है और तमाम कंपनीज इंडिया की तरफ भाग रही हैं। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि इस फिस्कल ईयर में 21-22 में 9.2% की दर से वृद्धि करेगा और आने वाले साल में 9-9.5% की दर से वृद्धि करेगा। मैं आज खुल के कह सकता हूँ कि इंडिया आज वहाँ खड़ा है जहाँ 10 साल पहले चाइना खड़ा था और 10 साल में इंडिया दूसरा चाइना होगा। ये भारत का एक स्वर्ण काल है और इसी प्रकार जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी कंपनीज भी बढ़ेंगी और हमारी जब कंपनीज बढ़ेंगी उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। ये मेरा एक दृढ़ बिलीफ है। अच्छा, ये सब हो कैसे रहा है ये देखिए। समय पहले टैक्स वायोलेंसी सरकार ने जीएसटी लागू करा, उसको बहुत परेशानी हुई, बहुत राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा। फिर 2-3 साल में वो स्टेबलाइज हुआ, उसके रिजल्ट सब सामने आ रहे हैं। सरकार आईबीसी कोड लाई, बैंकरप्सी कोड लाई, जिसके कारण कि कंपनियां बंद करने में जो कि कंपनी घाटे में चलती रहती थी और उनका एसेट रीएलोकेशन नहीं हो पाता था, उनको कोई अच्छा इन्वेस्टर खरीद नहीं पाता था, वो जो कंपनीज हैं वो आईबीसी कोड आने के बाद जो नहीं चला पा रहे थे उनसे उन लोगों ने खरीदी जो चला सकते थे और बैंकों का बहुमूल्य पैसा बचा, बैंकों के पास पैसा आया, उनका एनपीए कम हुआ। तीसरा, ये जो सरकार ने बैंक रिफॉर्म्स करे, प्राइवेटाइजेशन करा, इससे क्या हुआ कि जो एनपीएज हैं बैंक्स के वो काफ़ी कम हो गए। बैंक जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी कि जिसको पैसा दिया है उसके पास पैसा नहीं है, तो जिन बैंकों ने दिया है उनकी भी हालत पतली है, वो अब समस्या ओवर हो चुकी है। हमारी बैंक्स बहुत मजबूत हैं और जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा डीलिवरेज कराया गया है और ये प्राइवेटाइजेशन कराया गया है। इससे जो एफिशिएंसी आई है प्लस प्रोसेस रिफॉर्म्स करे गए हैं, जैसे कि यूपीआई में हम अमेरिका तक से 10 साल आगे हैं। संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास ऐसा सीमलेस पेमेंट सिस्टम हो जो कि भारत ने लागू करा है। आधार कार्ड सिस्टम लागू करा है, इससे लीकेजेस प्लग हुई हैं और जो पैसा बच रहा है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आने वाले 5-7 साल तक जो पिछले 6-7 साल के काम करे गए हैं वो अब आके हमें अगले 4-5 साल एक स्वर्ण काल होगा और हमें बहुत लाभ देंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ।